आज इस लाइव के माध्यम से, ये जो किसान वर्चुअल रैली है, इसके माध्यम से मैं आपके बीच उन तमाम लोगों को लाने का प्रयास कर रहा हूं जो पिछले कई दिनों से गांवों में किसानों के पास जाके बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उन समस्याओं को आपके सामने रखने का प्रयास है। सरकार इसमें तरह तरह के व्यवधान कर रही है। विपक्ष के नेताओं को, किसान नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। इसे देखकर तो यह आश्चर्य होता है कि हमारा देश, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज उस देश की सरकार 1 महीने से किसान ठंड में दिल्ली में धरने पे बैठे हुए हैं, एक कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, बल्कि उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रही है। सरकार किसानों से कितना दुश्मनी रख रही है। जब देश के किसान जियो सिम का बहिष्कार कर रहे हैं, तो उस समय देश की सरकार किसानों के जल्ले पर नमक छिड़कने के लिए जियो की बोली लेके आ रही है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने अपने समय में, जब टाटा बिरला इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते थे और किसानों का दमन करना चाहते थे, तो चौधरी साहब ने नारा दिया था, टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। आज उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए देश के किसानों ने हुंकार भरी है कि अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, किसानों के दर्द को समझने के बजाय इस सरकार ने हर तरह के हथकंडे अपनाए। कभी किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह कहा गया कि ये जो आंदोलनकारी किसान हैं, ये खालिस्तानी हैं, इनको विदेशों से फंडिंग मिलती है, ये विपक्ष के किसान हैं, तमाम तरह तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन यह देश के किसानों की आवाज है और चाहे कोई भी सरकार हो, किसानों को आवाज को दबा नहीं सकती है। और हिंदुस्तान के किसानों में तो इतनी ताकत है कि इस देश की सत्ता से छोड़िए, वो पूरे विश्व की सत्ता से एक साथ हिंदुस्तान के किसान लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और अपने दोस्तों को इस वर्चुअल रैली में जोड़ रहे हैं। मैं इसके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि देश की आम जनता भी आज किसानों के साथ है और सरकार को अपना अहंकारी रवैया त्याग कर देश के हित में और किसानों के हित में तीनों कानून बिल वापस लेने चाहिए। आप सब साथी जो मेरी बातों से सहमत हैं, वो कृपया कमेंट में जरूर लिखें कि कृषि कानून बिल वापस लो। क्योंकि आज की जो व्यवस्था है, ये सोशल मीडिया वाली सरकार है, इसे सोशल मीडिया पे ही सारी चीजें दिखाई देती हैं। महीने भर से देश के किसान ठंड में दिल्ली में बैठे हुए हैं और लगभग 34 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार अपने अड़ियल रवैये पे कायम है। जब देश के किसान नहीं चाहता है कि यह कानून उनके किसी काम का है, तो इसमें सरकार को इस कानून को वापस लेने में क्या दिक्कत है। मैं
जानता हूं कि 2014 के बाद से जो स्थितियां बनी हैं, इस पे भी थोड़ा से ध्यान देने की जरूरत है। चलिए हम सब लोग एक अनुमान लगाते हैं कि जो आंदोलन आज देश में चल रहा है, अगर यही आंदोलन 2014 के पहले चल रहा होता तो इस देश की तस्वीर क्या होती। अनुराग ठाकुर जी अब तक तो नारा लगवा चुके होते कि किसानों के गद्दारों को जूते मारो। आप लोग समझ सकते हैं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी परवरिश ऐसी नहीं है कि जो भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं उस भाषा का हम इस्तेमाल करें। कुछ लोग सड़कों पे नाचने भी लगते 2014 से पहले, आप सब लोगों ने देखा होगा। और देश की बिकी हुई मीडिया एक ही किसान के शहीद होने पे इतना हो हल्ला कर देती कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आज 34 किसान शहीद हो गए, जिनमें से एक सिख गुरु ने तो किसानों की दिक्कत को देखते हुए खुद आत्महत्या कर ली। और सरकार में बैठे लोग उलूल जुलूल तरीके से अजीबो गरीब तर्क देकर इस आंदोलन को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को गुमराह किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जी ही किसानों को शुरू से गुमराह कर रहे हैं, साथ ही साथ देश की जनता को भी। उन्होंने कहा कि यह बिल कई किसान संगठनों से बातचीत करके लाया गया, जबकि सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में एक अध्यादेश के द्वारा चोरी छिपे ये कानून किसानों के ऊपर थोपा गया। उसके बाद तमाम तरह पे हर स्तर पे विरोध होता रहा, लेकिन सरकार ने किसानों की बात को अनसुनी कर दी। साथ ही साथ आंदोलनकारी किसानों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए। जो बड़े किसान नेता थे या जो आड़ती थे, उनके घरों पे ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़वाए गए। क्या देश का किसान अपनी बात को रख नहीं सकता? क्या आज देश में ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है अंबानी और अडानी की कंपनी? तो मैं सत्ता में बैठे हुक्मरानों को बता देना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी स्वीकार नहीं की, तो हम अंबानी और अडानी की भी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को लेकर मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने जिक्र किया कि मेरा परिवार जो एक किसान परिवार था और उस गांव के अन्य किसानों ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन दी। दोस्तों, बात एक विश्वविद्यालय की नहीं है। किसान इस देश को केवल अनाज नहीं देता, किसान सरकार को केवल कमाने का जरिया नहीं देता, किसान इस देश के विकास के लिए आवश्यक संस्थानों की स्थापना के लिए भी जमीन देता है। किसान के योगदान को कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति और कोई भी विचारधारा कम करके आंक नहीं सकती है। आपके जो विचारधारा होगी उसको आपके नेता जब आए होंगे तब उन्होंने बनाई होगी, लेकिन इस देश का किसान सनातन काल से, पुरातन काल से अपनी एक संस्कृति बनाकर, अपनी एक सभ्यता बनाकर आज भी हम सबके बीच में जिंदा है, कायम है। आप उसे नष्ट करने का प्रयास मत कीजिए। आपका अक्सर आप लोग गाय की बात करते हैं, गाय को माता मानते हैं। जिस दिन हमारी कृषि संस्कृति खतरे में पड़ेगी, उस दिन
आप दूध के लिए भी मोहताज हो जाएंगे और सड़कों पे गौ माता के दर्शन के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। जब भूसा नहीं रहेगा तो गोबर कहां से पाएंगे नहाने के लिए? इस सवाल को जरूर सोचिएगा, समझिएगा। जब आज से हम 30-40 साल पहले का गांव बताते हैं, खुद मेरे घर में, गांव में, मेरे पैतृक आवास पे उस समय कम से कम 10-15 जानवर थे। कुछ गाय थी, कुछ भैंस थी और बैल हुआ करते थे। ये लगभग सभी किसानों के घर में ऐसा होता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं खत्म होती गई तो हमारे पशुधन में कमी आती गई। आज जो लोग शौकिया, रईस लोग शौकिया 1-2 गाय रख के गाय की सेवा करते हैं, उनके भी शौक उस दिन खत्म हो जाएंगे जब इन तीनों कानून के आने से भूसा महंगा हो जाएगा। इस बात को आप गंभीरता से समझिए। सरकार आज भी यह तय नहीं कर पा रही है कि हमें देश के विकास को किस दिशा में लेके जाना है। जो हमारी कृषि संस्कृति है, जो हमारी कृषि सभ्यता है, उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सब भारत के नागरिकों की है। गजब का तमाशा चल रहा है। उद्योगपतियों को पूरी अधिकार है कि वो अपने प्रोडक्ट का दाम तय कर सकता है। सरकार उन्हें एमआरपी की सहूलियत देती है। राजनीतिक दलों को जब सरकार बनाना होता है तो विधायक खरीदने के लिए उन्हें एमएमपी, मुंह मांगी कीमत, प्राइस का अधिकार होता है। लेकिन देश के किसानों को एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य महज 6% किसानों को मिलता है। 70 साल में आज तक 50% किसानों की उपज को सरकार खरीद नहीं पाई और हर साल नए नए आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं। लंबे तगड़े आंकड़े, 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए किसानों की उपज खरीदने में। किसान ने मेहनत करके वो उपज पैदा की, सरकार ने खरीद कर कोई मेहरबानी नहीं की। कोरोना काल में जो सरकार, जो अधिकारी खाद्यान्न बांट के वाहवाही लूट रहे थे, उसके पीछे देश के किसानों की मेहनत थी। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एमएसपी किसानों के लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि देश की सभी आम जनता के लिए एमएसपी आवश्यक है। अगर आज आप देखेंगे, जो आटा है, जो दाल है, जो तेल है, उसकी कीमतें एमएसपी के आसपास निर्धारित होती हैं। जिस दिन इस पूरी खेती को चंद उद्योगपतियों को अधीन कर दिया जाएगा, उस दिन एमएसपी खत्म हो जाएगी और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, इनकी कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, जिसकी दिक्कत आम जनता को होगी। मैं आप सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, बार बार अनुरोध कर रहा हूं, हर बार अनुरोध कर रहा हूं कि देश के किसानों का साथ दीजिए। ये सत्ता में बैठे लोग किसानों को दबाना चाहते हैं, किसानों को कुचलना चाहते हैं, किसानों को हराना चाहते हैं, लेकिन आपको मजबूती के साथ किसानों के पीछे खड़ा होना होगा ताकि इस देश का किसान हार ना पाए। सत्ता हार जाए, सत्ता हारती रहती है, इतिहास है। 5 साल 10 साल में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन कभी भी इस देश का किसान नहीं हारा है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले भी समय में इस देश का किसान हारने ना पाए। कि यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आज किसानों की परेशानियों को, उनकी आवाज को, उनकी बातों को हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो तानाशाही रवैया अपना लिया है। वो लोगों के सामने यह आने ही नहीं देना चाहती है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है।
किसान के कारण इस देश के गोदामों में अनाजों का भंडारण है। अब खेती किसानी की ताकत अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं बहुत ही नया उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको अभी याद होगा, कुछ महीने पहले जब लॉकडाउन लगाया गया, सरकार ने कह दिया जो जहां है वहीं रह जाए, हम सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। लेकिन जो गांव से हमारे नौजवान साथी रोजगार के लिए बड़े शहरों में महानगरों में गए थे, वो अपने घर को वापस आने लगे। पुलिस की लाठी खाई और 1500 किलोमीटर वो पैदल चल के आए। काफी लोग 2-2, 3-3 दिन भूखे रहकर पैदल चलते हुए पहुंचे। कई लोग पैदल चलने के कारण यानी दिक्कतों के कारण मौत के मुंह में समा गए, अपने घर को नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारे समय से उस समय महानगरों में रहने वाला कोई भी गांव का शख्स ऐसा नहीं होगा जो अपने गांव को वापस आना न चाह रहा। तो ये दोस्तों, ये असल में खेती किसानी की ताकत थी जो नौजवानों को 1500 किलोमीटर दूर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें विश्वास था कि वो जो सपना लेकर इन महानगरों में आए हैं, ये महानगर उन्हें कमाई का तरीका दे सकते हैं, कमाई का जरिया दे सकते हैं, उन्हें अच्छे जीवन यापन का तरीका दे सकते हैं। लेकिन उनका गांव, उनका खेती ये ताकत रखता है कि वो किसी भी हाल में उनको भूखे मौत नहीं हो, भूख के कारण उनकी मौत नहीं होने देगा। तो इसलिए आज एक आजादी की लड़ाई है। आजादी देश के किसानों को उद्योगपतियों से आजादी मिले। वो आजादी तभी संभव है जब सरकार एमएसपी की गारंटी देगी। मैं शुरू से ही इस प्रयास में लगा रहा हूं और मैंने जीवन में जब पहली बार मैं लाइव आया तो वो तारीख थी 25 सितंबर, जिस दिन ये काले कानून की बिल जलाने का कार्यक्रम तय किया गया था। और मैं अपने खेत में जाकर इस कृषि बिल की प्रतियां को जलाया था। तब मैं पहली बार लाइव आया था। वहीं से मुझे एक आइडिया मिला कि एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए जहां पे हम किसानों की बात को रख सकें। क्योंकि आज मीडिया ज्यादातर सत्ता के दलाली में जुटी हुई है। ऐसे में किसानों की बातों को हमें सामने रखने के लिए आगे आना पड़ेगा। जो भी माध्यम हमें मिलते हैं उनको हमें इस्तेमाल करना होगा और हमें लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जो सरकार चल रही है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग तरह तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं। मैं जो भी प्रपंच रचे गए किसानों को बदनाम करने के लिए कि उनको चीन से पैसा मिल रहा है, उनको पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप तुरंत बिल वापस ले लीजिए। बिल वापस ले लीजिए तो इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, अनशन बंद हो जाएगा। फिर अगर चीन और जापान या पाकिस्तान या अमेरिका या इंग्लैंड या इजराइल देश के उद्योगपतियों को पैसा देता है तब आपको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर देश के किसानों को पैसा नहीं दे रहा है, उसकी अफवाह फैला के आप लोगों को बीच में तकलीफ पैदा कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारा जो संघर्ष है किसानों के लेकर, जो किसानों की बातों को लेकर, वो शुरू ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग साथ आएंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। जो नाराज होते हैं तो होते रहे, उनकी मुझे परवाह नहीं है। मेरा प्रयास सार्थक रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे नौजवान साथी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं या फेसबुक पे कमेंट करते हैं। मैं तमाम जो लोकगीत कलाकार हैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप सब भी ज्यादातर किसान परिवार से हैं, तो इन किसान आंदोलन को देखते हुए, इनकी दिक्कतों को देखते हुए
आप ऐसे गाने बनाइए जो लोगों में इस आंदोलन के प्रति जागरूकता पैदा करे। और जो भी हमारे साथी हैं, नौजवान साथी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो अपने किसान के हित की बातों को रखें। साथ ही साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस देश के किसान को हारने नहीं देना है। जो भी ताकत है, जितनी भी ताकत है, वो लगाना है और इस देश के किसानों को जिताना है।